हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेराबाइट गुरु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सोशल साइंस की जियोग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसको हम मेरे नोट्स और एनसीईआरटी की केस बेस्ड स्टडीज फैक्ट्स उठाकर कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल है उसे रिसोर्स कहा जाता है, जो कि ह्यूमन नीड को फुलफिल करता है। जैसे कि और वो तीन क्रिटिकल कंडीशंस को फुलफिल करता है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि हमारे पास परफेक्ट टेक्नोलॉजी है उसे एक्सट्रैक्ट और यूटिलाइज करने के लिए। इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि वो फाइनेंशियली वायबल होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल, वो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट भी कर लेना जाना चाहिए विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के बेसिस पर दो टाइप्स के रिसोर्स होते हैं, बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज जिनमें लाइफ होती है, वो लिविंग होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एटसेट्रा। अबायोटिक रिसोर्सेज की बात करें जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि रॉक्स, मेटल्स एटसेट्रा। अब बात करते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि ख़त्म होने की बेसिस पर दो टाइप्स के ही रिसोर्सेज होते हैं, जो कि है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। पहले बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स की। ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें रिन्यू करा जा सकता है या फिर रिप्रोड्यूस करा जा सकता है फिजिकल, केमिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेसेस से। जैसे कि सोलर एनर्जी, वो कभी खत्म नहीं होती है, हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी ऐसे ही हैं। बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। इन्हें लाखों साल लग जाते हैं इनकी फॉर्मेशन होने में। ये परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं एक बार यूज़ करने से, जैसे कि मिनरल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। अब बात करते हैं ओनरशिप, यानी कि उसका मालिक कौन है, उसके बेसिस पर रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसके बेसिस पर रिसोर्सेज होते हैं 4 टाइप्स के। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि किसी अकेले आदमी ने ओन कर रखे हैं, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका मालिक सिर्फ कोई एक आदमी है, जैसे प्लॉट हो गया, हाउस, प्लांटेशन, पेस्चर्स और पॉन्ड्स। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि कम्युनिटीज़ ओन करती है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स ओन करते हैं। नेशनल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि इकोनॉमिकली और लीगली सारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आते हैं और वो नेशन को, कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, जैसे कि लैंड एरिया हो गया, मिनरल्स, फॉरेस्ट और ओशनिक एरिया, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक एक कंट्री के अंडर में ही आता है कोस्ट से। और इंटरनेशनल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा रेगुलेट करे जाते हैं, ओन नहीं करे जाते हैं। ओशनिक रिसोर्सेज जो कि 200 नॉटिकल माइल्स से बियॉन्ड होते हैं, वो सब उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। वो ओपन ओशंस को बिलोंग करते हैं, उन्हें कोई कंट्री यूटिलाइज नहीं कर सकती इंटरनेशनल कॉन्करेंस, यानी कि इंटरनेशनल परमिशन वगैरह के बिना। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर, यानी कि वो रिसोर्स कितना डेवलप्ड हो चुका है उसके बेसिस पर 4 टाइप्स के ही रिसोर्स मिलते हैं, जैसे कि हैं पोटेंशियल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेज जो कि किसी रीजन में पाए तो जाते हैं पर अच्छे से यूटिलाइज नहीं करे जाते हैं, जैसे कि विंड और सोलर एनर्जी राजस्थान और गुजरात में। डेवलप्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि उन सर्वे हो चुके हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छे से डिटरमाइन करी जा चुकी है एक्चुअल यूटिलाइजेशन के लिए। और डेवलपमेंट उनकी डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी और फिजिबिलिटी के लेवल पर, यानी कि यूजेस के लेवल पर। बात करते हैं स्टॉक की। ऐसे मटेरियल्स एनवायरनमेंट में जिन्हें पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, बट ह्यूमन के पास अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिससे कि वो उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें। जैसे वाटर एक कंपाउंड है 2 इनफ्लेमेबल गैसेस का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, दैट कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। पर हमारे पास अभी तक एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम चीपली उन्हें अलग अलग कर सकते हैं वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। बात करते हैं रिजर्व्स की। रिजर्व्स एक सबसेट होता है स्टॉक का, यानी कि स्टॉक का ही पार्ट होता है रिजर्व्स। और इन्हें ये ऐसे होते हैं जिन्हें कि यूज़ में लाया जा सकता है एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, यानी कि फिलहाल जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसकी हेल्प से इन्हें यूज़ में लाया जा सकता है, पर इनका यूज़ अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। इनको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए, जैसे कि वाटर इन डैम्स और फॉरेस्ट्स, यानी कि जो वाटर डैम्स में कलेक्ट करा जाता है वो हम प्रेजेंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो कलेक्ट हो रहा है ताकि उसे फ्यूचर में यूज़ कर सके, वो है रिजर्व्स। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स प्लानिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट करना और रिसोर्सेज को यूज़ करना ऐसे तरीके से कि हमारे आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस भी उसका अच्छे से फ़ायदा उठा सके और उसे बिना एक्सप्लॉइट करे अगली जनरेशंस के लिए भी छोड़ सके, ताकि हम सब इक्वली यूज़ कर सके इन रिसोर्सेज को। गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन कंजर्वेशन। गांधी जी का ये कहना था कि सबकी ज़रूरतों के लिए बहुत है पर किसी के लालच के लिए बहुत नहीं है, यानी कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ये मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे और
उसको रिप्लेस करना चाहते थे बाय प्रोडक्शन बाय द मासेस। बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बता दिया आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। रियो डे जेनेरियो समिट ये 1992 में हुई थी ब्राज़ील में, और ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। इसमें 100 हेड्स ऑफ स्टेट से ज़्यादा ने पार्टिसिपेट करा था, और इन्हें प्रॉब्लम्स को उठाया था जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। और इससे एक आउटकम निकला था जिसका नाम था एजेंडा 21। एजेंडा 21 साइन करा गया था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, और इसका मेन एम ये भी था कि ये एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज को थ्रू आउट द ग्लोब खत्म करें। रिसोर्स प्लानिंग स्टेप इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि 3 स्ट्रक्चरल स्टेप्स लगते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी, यानी कि किसी चीज़ को सर्वे करना, उसकी मैपिंग करना, उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन लगाना, और रिसोर्सेज का मेजरमेंट करके पूरी कंट्री के रीजन्स में। फिर नेक्स्ट स्टेप है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर को अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स के साथ और इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स के साथ इंप्लीमेंट कर देना रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। और मैचिंग प्लान्स, मैच करना रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, यानी कि वो गवर्नमेंट के नेशनल डेवलपमेंट गोल्स से लिमिटेशंस के अंदर आते हैं या वो उन्हें एक्सीड कर रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड डिग्रेडेशन। इंडिया का टोटल जियोग्राफिक एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये बात याद कर लीजिएगा, इससे एमसीक्यू या फिर फिलअप्स बन सकता है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो लैंड यूज डाटा अवेलेबल है जो कि फिलहाल इंडिया का, वो यानी कि जो हम लैंड अभी तक यूज़ कर पा रहे हैं वो है सिर्फ 93% डाटा। और ये जो टोटल एरिया है ये इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और ऑक्यूपाइड बॉर्डर रीजन जैसे कि पीओके और जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है ये वाला रीजन। नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है? ऐसा एरिया जहाँ पर क्रॉप्स सोन करी जाती है और हार्वेस्ट करी जाती है एटलीस्ट साल में एक बार। नेट सोन एरिया वराई करता है वाइडली। ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, पर 10% से भी कम इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। मेजर कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग और डिफोरेस्टेशन की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, यानी कि लैंड की जो क्वालिटी है वो कम होती है। ओवर ग्रेजिंग से, ओवर इरिगेशन से भी, ज़्यादा पानी लगाने से भी, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से, यानी कि केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, वेस्ट और पोल्यूटेंट्स की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। कंजर्वेशन मेजर्स फॉर लैंड। लैंड को कंजर्व करने के लिए जो मेजर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, मैं ये चारों पॉइंट्स एक साथ बोल देता हूँ। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, जैसे अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स टू चेक विंड एंड मूवमेंट, स्टेबिलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बशेस इन एरिड रीजन्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बिफोर डिस्चार्ज। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है सॉइल टाइप्स इन इंडिया। इंडिया में किस टाइप के सॉइल्स पाए जाते हैं, जिसमें पहला सॉइल है एलुवियल सॉइल, जो कि गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर से डिपॉजिट करा जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स में। और इसमें खादर होता है जो कि न्यू, फाइन और हाईली फर्टाइल माना जाता है, और बांगर होता है जो कि ओल्ड, कोर्स और माना जाता है, यानी कि जो ओल्ड एलुवियल होता है उसे बोलते हैं बांगर, और जो न्यू एलुवियल होता है उसे बोलते हैं खादर। मेजर रीजन जहाँ पर मिलता है नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। मेन क्रॉप्स हैं इसकी शुगर केन, पैडी, वीट और पल्सेस। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेगुलर सॉइल। ब्लैक सॉइल ये बेसाल्ट लावा फ्लोस से बना होता है। ये क्लेई टेक्सचर होता है और इसका हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास में रिच होता है, और इसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं गर्मी के टाइम पर। इसका जो मेजर रीजन है वो है डेक्कन ट्रैप रीजन, जो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला है। इसमें मेन क्रॉप्स हैं कॉटन, जो कि हाईली आइडियल है। ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है, रेगुड सॉइल के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल टाइप की, जो कि है रेड एंड येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पर डेवलप होती हैं। ये रेड दिखती है ड्यू टू डिफ्यूजन इन आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। मेजर रीजन्स फाउंड, जहाँ पर ऐसे मेजर रीजन जहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल मिलती है वो है लो रेनफॉल एरियाज ऑफ ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। मेन क्रॉप्स हैं राइस, पल्सेस, मिलेट्स, टोबैको। बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। ये हाई टेम्परेचर्स और हैवी ट्रॉपिकल रेनफॉल के अंदर बनते हैं। ये इन पे इंटेंस लीचिंग होती है। ह्यूमस कंटेंट इनमें बहुत कम होता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हाई टेम्परेचर से, इसीलिए। और इन्हें हैवी फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है क्रॉप्स उगाने के लिए। मेजर रीजन्स जो है वो इसके हैं कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। मेन क्रॉप्स हैं टी, कॉफी, कैश्यू नट्स।
बात करते हैं एरिड सॉइल की। ऐसे सॉइल जो कि रेड से ब्राउन होते हैं कलर में, सैंडी होते हैं टेक्सचर में, सलाइन होते हैं नेचर में, इनमें ह्यूमस की कमी होती है, मॉइस्चर की कमी होती है। यहाँ पर हाई ड्राई क्लाइमेट और हाई इवेपोरेशन की वजह से ये एरिड सॉइल पाए जाते हैं राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान वाले रीजन में, यानी कि जो डेजर्ट वाला एरिया है। यहाँ पर मेन क्रॉप्स हैं मिलेट्स, बार्ले, गुआर, और ये सिर्फ हैवी इरिगेशन के कारण ही उगाए जाते हैं, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था। बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल टाइप की, जो कि फॉरेस्ट या फिर माउंटेन सॉइल। ये लोमी और सिल्टी होता है वैली साइड्स में, कोर्स ग्रेन्ड होता है अपर स्लोप्स पे, और एसिडिक होता है ये, और लो ह्यूमस कंटेंट होता है इसमें। इसके मेजर रीजन्स हैं हिली एंड माउंटेनियस रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ इंडिया। इसकी मेन क्रॉप्स हैं प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कि टी, कॉफी, स्पाइसेस, फ्रूट्स एटसेट्रा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की सोइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन ठीक होते हैं। गली इरोजन, जब रनिंग वाटर क्ले सोइल्स, उनमें से रनिंग वाटर गलियां काट देता है बीच में से, यानी कि नालियां बना देता है, तो उन्हें गलीज कहा जाता है, और इस टाइप के इरोजन को कहा जाता है गली इरोजन। और ऐसे टाइम टू टाइम जब ये बहुत ज़्यादा गली इरोजन हो जाता है, तो वो एरिया जो कंबाइंड एरियाज कहना लगता है, जिसमें गली इरोजन बहुत ज़्यादा हो रखा है, उसको बोलने लगते हैं बेडलैंड। शीट इरोजन की बात करते हैं। वाटर फ्लो कर रहा है किसी भी ढलान पर, और वो ऊपर वाली जो सोइल है, ऊपर वाली जो सूखी मिट्टी है, कह लेते हैं लूज मिट्टी है, उसको अपने साथ बहा कर ले जाता है, इसे बोलते हैं शीट इरोजन। नेक्स्ट टाइप है विंड इरोजन। विंड इरोजन कैसे होता है कि जो विंड है लूज और ड्राई सोइल को फ्लैट या फिर ढलान वाले सरफेसिस पर से उड़ाकर ले जाती है और दूसरी जगह पर पहुंचा देती है। बात करते हैं सोइल कंजर्वेशन टेक्निक्स की। कॉन्टोर प्लोइंग, यानी कि कॉन्टोर लाइंस जो किनारे होते हैं वहाँ पर प्लोइंग कर देना, ताकि पानी का डाउनवर्ड फ्लो कम हो जाए, ताकि उससे शीट इरोजन कम हो जाए। टेरेस कल्टीवेशन, जो माउंटेनियस या फिर ढलान वाले रीजन होते हैं, यहाँ पर टेरेस फार्मिंग करी जाती है, यानी कि अलग अलग टाइप्स ऑफ सीढ़ियाँ बनाकर, स्टेप्स बनाकर, ताकि वहाँ पर ढलान नहीं रहे और शीट इरोजन ना हो पाए, सोइल इरोजन ना हो पाए। स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी कि जो बड़े बड़े खेत होते हैं उन्हें स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और उनके बीच में खाली जगह छोड़ दी जाती है जहाँ पर ग्रास उग सके क्रॉप्स के बीच में, ताकि वो हेल्प कर सकें कि जब तेज़ हवा चलेंगी तो वो घास को लगकर ही रह लेंगी, वो कोई मिट्टी नहीं उड़ा पाएंगी, और जो वो कुछ मिट्टी उड़ेगी वो घासों में ही उलझ कर वहाँ पर ही रह जाएगी। और नेक्स्ट तरीका है शेल्टर बेल्ट्स, यानी कि पेड़ों की लाइन उगा देना एग्रीकल्चर फील्ड्स के कॉर्नर्स पर, ताकि विंड स्पीड कम हो सके और प्लांटिंग वाले रीजन के अंदर एंटर ना कर सके, जिससे कि विंड इरोजन नहीं होगा। ऐसी शेल्टर बेल्ट्स वाले जो प्रैक्टिस है मोस्टली वेस्टर्न राजस्थान में जाते हैं सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये मैंने कुछ एनसीईआरटी से स्लाइड उठाई है, इन्हें पढ़ लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट होनी चाहिए एक ऐसे तरीके से ताकि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, कि आज की जो डेवलपमेंट है वो आगे फ्यूचर जनरेशंस की डेवलपमेंट से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 की। जून 1992 में 100 हेड्स ऑफ स्टेट से भी ज़्यादा रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में मिले थे फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए। ये समिट कन्वेंट था कि एड्रेस करेंगे अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. Agenda 21 क्या था? ये एक डिक्लेरेशन थी जो कि वर्ल्ड लीडर्स ने 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED पर बेस्ड होकर साइन करी थी, जो कि रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। ये एम करता है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने पर, और इसका एजेंडा है कॉम्बैट करना, यानी कि बचाव करना एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट और म्यूचुअल नीड्स और शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटीज के थ्रू। और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी था कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21, यानी कि वो खुद का लोकल एजेंडा 21 बनाए हर एक लोकल गवर्नमेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज में से बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्क्यू मैचर की बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसने कि गांधीयन फिलोसॉफी अपनी बुक में दिखाई थी। स्क्यू मैचर की बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो कि गांधीयन फिलोसॉफी पर बेस्ड थी। ये हम कुछ, ये देखिए गली इरोजन, ये बीच में कुछ नालियाँ बना ले रहा है, और जब ऐसा बड़े एरिया में हो जाता है तो उसे बोलने लग जाते हैं पैडलैंड्स। ये है सोइल इरोजन, ये देखिए जो ये फ्लो ऑफ वाटर है ये धीरे धीरे इधर से सैंड को लेता जा रहा है, सोइल को लेता जा रहा है। ये एरिड सोइल का एग्जांपल दिखा रहा है, ये एलुवियल सोइल की इमेज है, ये ब्लैक सोइल की इमेज है, ये लेटराइट सोइल की इमेज है, और ये एरिड सोइल की इमेज है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम ये मैप देख लेते हैं, इसमें दिखा रखा है कि किस टाइप की सोइल इंडिया के किस रीजन में पाई जाती है।
पहले देखते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस। तो ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट वाली एरिया में पाई जाती है, माउंटेनियस एरिया में पाई जाती है। तो ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन प्लस सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का ऊपर वाला रीजन। एलुवियल सॉइल की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स पूरे ही एलुवियल सॉइल में कवर्ड हैं। रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु के पार्ट्स, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनके पार्ट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ पार्ट्स। जो ब्लैक सॉइल है वो डेक्कन रीजन में हमने पढ़ा था, डेक्कन ट्रैप में। तो ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट और नीचे कर्नाटक का भी कुछ पार्ट, ये ब्लैक सॉइल वाले पार्ट में था, जो भी ब्लैक कोटल सॉइल या फिर रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। लेटराइट सॉइल ऐसा सॉइल है इंडिया में जो कि सबसे कम एरिया में प्रेजेंट है। ये देखिए इस स्ट्रिप पर, यहाँ पर है थोड़ा सा, और कुछ कुछ स्ट्रिप्स बीच में है। और एरिड सॉइल और देख लेते हैं, ये पूरा थार डेजर्ट में है। अब हम इस पॉइंट तक इस चैप्टर से जो कंसेप्चुअल था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था वो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा सिर्फ आपको ये मैप्स और जो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उन्हें रिवाइज करने की ज़रूरत है, नथिंग एक्स्ट्रा। इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।